माननीय श्री जयंत बसुमतारी जी, आप बोलिए, माइक आ जाएगा, आप बोलिएगा। Sir, I am speaking about Bodo Peace Accord 2020. Sir, today my inner conscience is faced with troubling questions. Are accords with various groups of Northeast India, particularly the 6 scheduled councils, done to solve problems or to continue those problems? Recently, our UPPL party president Pramod Bora had also reflected that the peace accords are not just an election manifesto, but a solemn covenant written in the blood of martyrs, underscoring the sacrifices made during the decades of struggle in Bodoland. The people of Bodoland are filled with anguish due to the unfulfilled promises granting ST Hill status to the Bodos living in Karbi Anglong and Nansi Hill district of Assam as per clause 6.1 of the Bodo Peace Accord 2020, and the withdrawing of cases of Ranjan Daimari and his companions as per clause 9.4, who are still languishing in jail today. Sir, I am placing my demand. It is in this regard. Well, sir. Also, I demanded the government of India to expeditiously provide additional power to the Bodoland Territorial Region and the other autonomous district council under paragraph 3B of the 6th schedule by tabling and passing the Constitution 125th Amendment Bill 2019. Thank you, sir. थैंक यू सर। माननीय श्री जी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय श्री लुम्बाराम जी, माननीय श्री लुम्बाराम जी, माननीय श्री तंगेल उदय श्रीनिवास जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लुम्बाराम जी आप बोलिए। मैं आई एम कमिंग सर, आई विल कम टू यू। आप बोलिए लुम्बाराम जी, आप बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब का मैं बहुत बहुत करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे लोकसभा में बागरा, सरूपगंज और बाड़मेर से वाया सासोर भाबर नई रेल सेवाएं दी और दक्षिण भारत के हमारे प्रवासी भाइयों के लिए चेन्नई और पुणे से ट्रेनें जो चालू की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोरोना काल के पूर्व में जो ट्रेनें चलती थी, जयपुर से अहमदाबाद चलने वाली लोकल ट्रेन 54,805 और 54,806 ट्रेन को पुनः चालू किया जाए और ट्रेन नंबर 19,735 और 19,736 जयपुर से मारवाड़ को अहमदाबाद तक विस्तार किया जाए। इसी संबंध में 22,421 और 22,422 सालासर एक्सप्रेस एवं 22,483, 22,484 जोधपुर गांधीनगर एक्सप्रेस दोनों यात्री कम भार में चल रही है। मांग रखिए सर। मेरा आपसे निवेदन है कि इस दोनों ट्रेन को शामिल करके जो गांधी मर्ज करके दिल्ली से वाया समदड़ी भिल्ली रेल को दोनों को शामिल करके किया जाए, ताकि हमारे जालोर जिले को मुख्यालय से देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी जयपुर से जोड़ा जाए। साहब एक मिनट के लिए दीजिए साहब। अप्पा चंद बारने। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान मेरे चुनाव क्षेत्र लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में तलेगांव से उरुली तक एक नया रेल मार्ग बन रहा है, जो मेरे लोकसभा से लगकर आने वाले और कई क्षेत्र है। तलेगांव से उरुली नया मार्ग का सर्वे का काम पूरा हुआ है। इस मार्ग पर नए मार्ग का निर्माण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मावल, खेड़ और हवेली तहसील क्षेत्र के गांव इसमें आते हैं। देहू नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों से विठ्ठल नगर, माली नगर, झेंडेमड़ा, बोडकेवाड़ी, हगवनेमड़ा, काड़ोकीमड़ा, सांगुर्डी, इंदौरी, माड़वाड़ी तक और उससे आगे धानोरी, सोड़ू, मोई, चिंबड़ी ये गांव के क्षेत्र ज़मीन आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गांवों की सैकड़ों हेक्टर जमीन कृषि भूमि पूर्व में ही अनेक सरकारी परियोजना से, जैसे कि संरक्षण विभाग, गेल इंडिया, गैस पाइप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन, रिंग रोड
MIDC तथा पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की गई। अब प्रस्तावित तलेगांव दाभाडे से उरली कांचन रेलवे लाइन की भी क्षेत्र इससे गुजरते। स्थानीय किसान इस रेलवे लाइन का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि इससे दोबारा सर्वे करके ये रेलवे मार्ग को चेंज किया जाए ताकि वहाँ के घर, स्कूल, मंदिर, खेती की जमीन प्रभावित न हो सके। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इन गांवों की भावनाओं को एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे लाइन के मार्ग में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। राजेश रंजन जी, और विचार किया जाए। कृपया अपनी बात जो है अपनी सीधा सीधा अपनी मांग रखिए। आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा, प्लीज। माननीय सभी से निवेदन है, आप अपनी मांग सीधा रख दीजिए। बिहार के बारे में आप बोल चुके हैं एक बार। ये वादा था, ये वादा था चीनी मिल को लेकर के, ये वादा था वहाँ की फैक्ट्री को लेकर हो चुका है सर। मैं बनमनखी चीनी मिल, आपको ऑलरेडी मैं बनमनखी चीनी मिल जो बंद पड़े फैक्ट्री है वहाँ बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। पूर्णिया में जो दूध उत्पादन फैक्ट्री है, पूर्णिया में गन्ना चीनी मिल, कटिहार में जूट मिल, डालमिया नगर में इस तरह दाल चीनी मिल, दरभंगा में पेपर मिल, और लगातार जो हमारे यहाँ पूर्णिया, सीमांचल, कोसी में जो मक्का और मखान का जो उत्पादन है और दूध का, मैं कई बार इस मांग को किया हूं कि लगातार पलायन हो रहे हैं। 4 करोड़ लोग बिहार के पलायन हैं। ये वादा था सरकार का कि हम पलायन नहीं होने देंगे। लगभग जितनी बड़ी बंद फैक्ट्री है चीनी मिल की चालू करेंगे, और मखान और मक्का पर आधारित 10-10 फैक्ट्रियां पूर्णिया, मिथिला, सीमांचल, कोसी इस फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्णिया जिले में, अररिया, किशनगंज में श्री सतीश चाय बागान, चाय पत्ती की फैक्ट्री और अनानास की फैक्ट्री के साथ मक्का। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन और अलीगढ़ उद्योग की नगरी, वहाँ पर ताला का व्यापार है, डिफेंस कॉरिडोर है, राजा महेंद्र प्रताप नाम से यूनिवर्सिटी है। मेरा निवेदन है वहाँ वंदे मातरम रुकती है, सारी ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन वहाँ पर राजधानी का आज तक स्टॉपेज नहीं मिला है। अगर राजधानी हमारे यहाँ पर अलीगढ़ मिलती है तो कासगंज, बुलंदशहर, एटा, हाथरस इन जिलों को भी लाभ मिलेगा और व्यापारियों को लाभ मिलेगा और सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय रेल मंत्री जी से कि वहाँ पर हावड़ा राजधानी को एक स्टॉपेज देने का निवेदन करता हूँ, और ये निवेदन ये भी करता हूँ उनकी टिकट दिल्ली से बने लेकिन बोर्डिंग वहां से हो जाए, वो कोई आपत्ति, जाना आना बचेगा। और यही निवेदन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मल्लिकार्जुन जी। ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತುರ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2400 ರೂಪಾಯಿ MSPಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಫೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ತಳ್ಳುವಂತಾಗಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. MSP ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, PDS ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद। हाथ से बुनाई की कला मुर्शिदाबाद की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। मुर्शिदाबाद में बुनाई की परंपरा 13वीं सदी से चली आ रही है। मुर्शिदाबाद के खास
मौसम, मिट्टी और पारंपरिक सिल्क पालन का तरीका मुर्शिदाबाद सिल्क थान को एक खास पहचान हासिल करने में मदद करता है। इसकी बढ़िया बुनावट, हल्कापन और पहनने में सहजता की वजह से मुर्शिदाबाद सिल्क थान मलमल, जामदानी और बलूचिरी बुट्टीदार सिल्क साड़ियों की बुनाई के लिए पसंदीदा कपड़ा माना जाता है। आज मुर्शिदाबाद के बहरामपुर, डोमकल, खारग्राम, रानीनगर, रघुनाथगंज और जियागंज में इस कपड़े की बुनाई में लगभग 99 उत्पादक संगठन शामिल है। इसकी मुर्शिदाबाद सिल्क थान इंडस्ट्री का सालाना कारोबार लगभग 30 करोड़ रुपया है, जबकि कुल सालाना उत्पादन 8.5 करोड़ मीटर है। आप अपनी मांग मुर्शिदाबाद सिल्क रखिएगा, थान को जीआई टैग प्राप्त होने से इसकी असली पहचान बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और भारत की वस्त्र परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से मुर्शिदाबाद सिल्क थान के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन देने में तेजी लाने की अपील करता हूं। माननीय श्री सीपी जोशी जी, सीपी जोशी जी, माननीय श्रीमती ज्योत्सना महंत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान रायपुर एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद पर 2015 से खड़े यूनाइटेड एयरवेज, जो कि बांग्लादेश की बंद एयरलाइंस है, ये लावारिस विमान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, यह मामला केवल एयरपोर्ट का जगह घेरने का नहीं है और न ही 4 करोड़ का बकाया का है, बल्कि यह हवाई सुरक्षा का गंभीर विषय है। यह खस्ता हालत में विमान रनवे के बेहद करीब खड़ा हुआ है, जो यात्रियों और विमानों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस समय इंडिगो संकट से गुजर रहे हैं, जिससे पूरा देश भी जूझ रहा है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रालय भारी दबाव में है, कुशलता से कार्य नहीं कर पा रहा है। रायपुर का यह मामला यही दर्शाता है कि सरकार पूरा एक्टिव होने के बजाय हादसे का ये चीज़ों का पूरी तरह बिगड़ने का इंतज़ार करती है। देखिए, हम दुनिया से कंपटीशन करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक खराब पड़े विमान को हटाने की कागजी कार्रवाई मंत्रालय को 10 साल लग रहे हैं। मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध है कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के इस विमान को नीलाम करें, स्क्रैप करें या हटाने की प्रक्रिया। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी। सर, मैं आपका ध्यान देश के अति महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली के साथ पूर्वांचल, बिहार और भारत के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उन छात्र छात्राओं, कामगारों को की कठिनाइयों को लेकर के है। जो छात्र वहां से कंपटीशन तो पास कर जाते हैं, लेकिन यहाँ की महंगी रिहायशी व्यवस्था और उनको रहने का कोई जो है रेगुलेशन न होने के कारण वो छात्र वापस घरों को चले जाते हैं। यह एक नेशनल लॉस है और उस नेशनल लॉस को सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोके और इस समस्या पर ध्यान दे। हमारे क्षेत्र से जो कामगार आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, छोटी तनख्वाह पर वो आकर के बड़े बड़े महानगरों जो है दिल्ली और जैसे तमाम बम्बई जैसे शहरों में आते हैं। तनख्वाह इतनी छोटी होती है कि 2/3 से ज्यादा पैसा उनका जो है वो आवास में हो जाता है। एक सेकंड मांग करते हैं आपसे कि मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि सभी महानगरों के लिए रेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 4-4, 6-6 महीना का लेकर के उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए गाइडलाइन बनाया जाए। अनिवार्य डिजिटल एग्रीमेंट की व्यवस्था किया जाए और पीजी में रहने वाले बच्चों के सुरक्षा और उनके जो है संरक्षण के लिए जरूर आप ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी मांग 1 मिनिट में रखिएगा। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एका महत्त्वाच्या विषयावरती या ठिकाणी बोलू इच्छिते। आपल्याला माहिती आहे की येणाऱ्या काही दिवसामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं इलेक्शन होणार आहे आणि त्या संदर्भामधली जी मतदार यादी आहे त्याचं प्रारूप जे होतं ते 6 नोव्हेंबरला होणार होतं।
नंतर ते पुढे जाऊन 14 नोव्हेंबर आणि पुढे जाऊन आता ते 20 नोव्हेंबरला झालेलं आहे. जवळपास 1.25 कोटी लोकांची त्या मतदार यादीमध्ये नाव आहे आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रुटी आहेत आणि त्यासाठी 7 दिवस दिले होते. मग आम्ही मागणी केल्यानंतर ते 15 दिवस करण्यात आले. आपल्या माध्यमातून मला सांगणं हे पण महत्त्वाचं आहे की या मतदार यादीमध्ये जवळपास 11,01,505 जे आहेत ते त्या ठिकाणी दुबार वोटांची संख्या आहे. खरं तर प्रत्येक आपण बघितलं इलेक्शनमध्ये 3 महिन्यामध्ये मतदार यादी जाहीर केली गेली पाहिजे, परंतु मागच्या वर्षाच्या ऑक्टोबर 2024ला ती यादी जी होती ती मागची यादी जी आहे ती जाहीर केली होती आणि त्यामुळे ही दुबार जे मतदान आहे याच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की इलेक्शनच्या दिवशी या सगळ्यांना जे त्या ठिकाणी आहे ते शपथपत्र द्यायचे आणि शपथपत्र अध्यक्ष महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून मांडते. मांग महत्व का मुद्दा इसलिए बोल रही हूँ, ते दुबार जे मतदार आहेत यांना त्या दिवशी इलेक्शनच्या दिवशी शपथपत्र द्यायचं आहे. त्याच्यामुळे समस्या अशी होणार आहे की मोठ्या संख्येमध्ये त्या ठिकाणी रांगा लागतील आणि 227 वॉर्डमध्ये जे आहे ते जवळपास 1000 संभाव्य लोक असतील जे लाईनमध्ये उभे राहतील. त्याचा परिणाम मतदारमध्ये होणार आहे, हे माझं एक सांगणं आहे. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की 2017ला जे आहे ते आमच्याकडे शेवटचं मुंबई महानगरपालिकेचं श्री राजेश वर्मा जी, त्याच्यामध्ये जवळपास जर बघितलं अध्यक्ष महोदय एकच लाईन शेवटची लाईन आखिर लाइन बोलना चाहती हूँ आखिरी लाइन बोलना चाहती हूँ कि 9 साल से हमारी इलेक्शन नहीं हुए तो हमारी बाउंड्रीज भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन एक मतदार संघ से दूसरे मतदार संघ में 10,000 जो वोट शिफ्ट हुए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए. और मेरा इतना एक रिक्वेस्ट है कि या मतदार यादी मधल्या त्रुटी ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर धन्यवाद. माननीय श्री राजेश वर्मा जी. माननीय श्री ब्रिजेश चौटा जी. Thank you, Speaker, sir. I wish to draw the House's attention to the delays in settling medical bills under the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), which has led to several private hospitals withdrawing from empanelment. So these delays are affecting the timely delivery of healthcare to veterans and their families, many of whom rely exclusively on ECHS. So under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, our government has always prioritized the welfare of Fauji's, both serving and veteran. Addressing this issue of ECHS will further strengthen this commitment towards our veterans. Sir, I would like to bring a particularly challenging case of Coorg, which is our neighboring district, which has also given Indian Armed Forces distinguished officers like Field Marshal Karyappa and General Thimmaya. Sir, due to the absence of ECHS empaneled private hospitals in the region, elderly veterans are compelled to travel 100-150 kilometers through hilly terrain, sir. So ECHS today cater for more than 1 crore beneficiaries annually, providing specialized care. However, delayed reimbursements to private hospitals is making them increasingly reluctant to continue under the scheme, sir. So this is an operational gap that needs urgent attention as the healthcare needs of veterans increase with age. So therefore, I request the Honorable Defence Minister to consider instituting a time-bound mechanism for the same. This will restore the confidence among hospitals and secure uninterrupted, well-deserved quality healthcare for our veterans, sir. Thank you. Thank you, sir. माननीय श्री उज्ज्वल रमन सिंह. गौ माता के रूप में जाना जाता है तथा ये राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है. आज भारत में जो देसी नस्ल की गायें हैं, तेजी से उनकी आबादी घट रही है और तेज गति से विलुप्त होती जा रही हैं. देसी गाय की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की अति आवश्यकता है. इसके साथ ही गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल और सांड के वध पर प्रतिबंध, वध के लिए गाय के परिवहन और निर्यात पर प्रतिबंध और गाय को किसी अन्य तरीके से बिक्री, खरीद, निपटान पर प्रतिबंध और गाय के मांस को अपने कब्जे में रखने पर भी प्रतिबंध और शुद्ध देसी गायों की नस्ल की गायों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है. गायों को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं. तो हमारी सरकार से मांग है कि ये अति महत्वपूर्ण विषय है, देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए सरकार को समुचित ध्यान देते हुए गायों को राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए. माननीय श्री तारिक अनवर जी. सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कटिहार सदर अस्पताल सहित जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के गंभीर अव्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं. विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशित रिपोर्टों के माध्यम से
ये तथ्य उजागर हुआ है कि कटिहार सदर अस्पताल सहित जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में गंभीर अव्यवस्था और संसाधनों की कमी बनी हुई है। सदर अस्पताल में ड्यूटी रोस्टर कई महीनों से रिवाइज नहीं किया गया है तथा स्थानांतरित डॉक्टरों के नाम अब भी जो डिस्पेल बोर्ड होते हैं उस पर दर्ज है। इससे मरीजों को भ्रम और भ्रामक जानकारी मिलती है और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। सदस्य मांग रख दीजिए, मांग डिमांड्स, व्हाट इज योर डिमांड्स? हाँ, हमारी मांग ये है कि विशेष डॉक्टरों की कमी है, आवश्यक चिकित्सकों उपकरणों का अभाव है, उसको पूर्ति की जाए। कई स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी की धन्यवाद। श्री राम शिरोमणि वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा। ये स्थिति जिले के जन स्वास्थ्य के राम शिरोमणि वर्मा जी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सभापति महोदय। श्री कृष्णा प्रसाद तेनाली जी। Honorable Speaker, sir, I rise to praise a request on skill development infrastructure in my constituency of Bapatla. Honorable sir, after India government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has introduced several major schemes to impart skill, reskill and upskill training across the nation. These include Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Jan Shikshan Samsthan, National Apprenticeship Promotion Scheme and our huge network of industrial training institutes. However, despite these national efforts, Bapatla district and Bapatla parliament constituency faces a serious shortfall in skill development infrastructure with only 38 apprenticeship establishment, only 20 ITIs and only 3 PMKV training providers and not a single PMKK center. Through you, sir, Honorable Speaker, sir, I would like to place my request that the district has a strong activity in agriculture, fisheries, textiles, services, tourism, mining, IT, and all sectors that can significantly strengthen through targeted skill interventions. My request through you, sir, to the Honorable Minister is to establish a Pradhan Mantri Kaushal Kendra in my district of Bapatla, in my constituency of Bapatla. 2. Establishment of rural self-employment institutes, RSETIs, in Bapatla constituency. My state of Andhra Pradesh has only 16, of which none are established. There are 26 districts, only 16 are established. In the state of Andhra Pradesh, we have to establish, my request through you, sir, another 10 may be established. Finally, modernization of ITIs. Honorable Prime Minister has taken this program of modernizing 1,000 ITIs. Thank you. One more ITI in my constituency may be added. That is my request. Thank you. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, हमारे पास सभी का नाम है। माननीय सदस्य का जो बोलना चाहते हैं, कृपया एक मिनट में अपना मांगे रखिए। उसके ऊपर पृष्ठभूमि रखने का जरूरत नहीं, मांगे रखिए। इतना ही मेरे सबसे अनुरोध है। श्री राजेश वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान का 30 से 40% नुकसान अकेले बिहार वहन करता है और देश की 22% बाढ़ प्रभावित आबादी बिहार में रहती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन का और जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जहां पर परवत्ता विधानसभा में गंगा नदी के कटाव से भयावह स्थिति है और गोगरी आश्रम से मुरादपुर तक रिंग बांध के निर्माण की आवश्यकता है और विलंब यदि रिंग बांध का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया तो एक बड़ी आबादी जो रिहायशी और कृषि की आबादी है वो प्रभावित होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जल शक्ति मंत्रालय इस विषय को लेकर गंभीरता से मेरे लोकसभा की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी के पड़वी, माननीय सदस्य जी के पड़वी नहीं, माननीय सदस्य रंजीत दत्ता जी।
ধন্যবাদ সভাপতি ডাঙৰীয়া। I wish to draw a urgent attention of the government of the long pending issue, the road connectivity in northern part of Dhekazuli LAC under Dhekazuli block of Sonitpur district, Assam. As per OMA's record, this entire region recorded a single habitation Saridwar forest protected area with a population of over 45,000 to 50,000 remaining unconnected to decayed due to previous status of protected forest area. Now that the protected status area, several villages in the region has been denotified. Thousands of scheduled tribes families and still deprived the basic all-weather road across, which is essential for healthcare, education, and livelihood and emergency service. Sir, I therefore urge the Honourable Minister to take immediate steps to provide the road connectivity to this village under PMGSY, ensuring the long overdue development and dignity for this tribal community. Thank you. Thank you. Dr. Dharmbir Gandhi ji. Dharmbir Gandhi ji. बड़ी खुशी की बात है, हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं अपने क्षेत्र में एक ही बड़े उपक्रम, रेलवे उपक्रम, जिसको डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहते थे, वे DMW कहते थे, अब पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं। वहां पे किसी समय 15,000 लोग काम करते थे, पर आज वो संख्या घटकर सिर्फ 3700 रह गई है। पिछली कंसल्टेटिव कमेटी में रेलवे की मंत्री महोदय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसका भविष्य क्या होगा। मैं बेनती करता हूं कि मैंने वहां जाके स्टडी किया है और पता चला है कि वहां पे जो वंदे भारत के इंजन बनाने की क्षमता है और 2 रिपोर्ट आ चुकी है रेलवे मंत्रालय के पास, जिनमें ये सिफारिश की गई है कि यहाँ एक तो रोजगार देने के लिए, दूसरे संस्था को संभालने के लिए, जितना बड़ा वो क्षेत्र है, जितना बड़ा उसका घेरा है, उसको उपयोग में लाने के लिए वहाँ वंदे भारत का निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ एंसिलरी यूनिट खड़े हो सके और लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके। मैं मंत्री महोदय से बेनती करता हूँ कि कृपया इस संभावना पे पूरा गौर किया जाए और आई विल बी थैंकफुल सर। थैंक यू सर। श्री राजकुमार साहर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि पूरे देश भर में बड़े चौड़े हाईवे बन रहे हैं, लंबे लंबे हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जितनी तेजी से हाईवे बन रहे हैं उतनी तेजी से आप देख रहे होंगे कि एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि देश भर में कितने लोगों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उससे पहले जब वो वाहन चलाते हैं तो टोल टैक्स भी देते हैं। तो जो लोग टोल टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी और RTO का टैक्स भी देते हैं, तो अगर उनकी मृत्यु होती है या दुर्घटना में घायल होते हैं तो उनके परिवारीजनों को आर्थिक मुआवजा या तो टोल टैक्स की कंपनी दे या सरकार इस तरह की कोई योजना बनाए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री CP जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे क्षेत्र के ब्राह्मणी नदी के किनारे एक बेगू कस्बा है और वहाँ अंग्रेज़ों के समय एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन बेगार और कर को लेकर था। वहाँ के किसानों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया इस आंदोलन को लेकर। वहाँ रूपा जी करपा जी नाम के 2 ऐसे किसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, कर समाप्त हो, ये व्यवस्था ठीक से हो। तो उन्होंने एक रायता और गोविंदपुरा गांव में जो ट्रेंच अंग्रेज था उससे बुलाया और समझौते के लिए बातचीत की। तो किसानों ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि सरकार ने इन 11 वर्षों में किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय किए, तो रूपा जी करपा जी करके जो 2 किसान थे उनके नाम से एक डाक टिकट जारी हो ताकि उनकी जो शहादत है उनको हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री प्रकाश बाजे जी। प्रकाश बाजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहाचे लक्ष हाताने मैला काढणाऱ्या व्यक्तींच्या रोजगारास बंदी आणि त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम 2013 या ऐतिहासिक पण आजही अपुऱ्या क्षमतेने
राबवल्या जाणाऱ्या कायद्याकडे वेधू इच्छितो. या कायद्याने मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगला केवळ बंदी घातलेली नाही, तर त्यापासून प्रभावित व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण, पर्यायी रोजगार, व्याजमुक्त कर्ज, निवास, आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासह संपूर्ण पुनर्वसनाचा अधिकार दिला आहे. तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप अचूक सर्वेक्षण झालेले नाही. लाभार्थी नोंदणीत दुर्लक्षित आहेत आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया कागदपत्रच राहिली आहे. आणि म्हणून सरकारने या प्रश्नाला फक्त नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग न मानता मानवी हक्क आणि न्यायाचा प्रश्न म्हणून गांभीर्याने हाताळणे अत्यावश्यक आहे, अशी मी मागणी करतो. धन्यवाद जी. सुश्री आर सुधा जी. Speaker sir, thank you Speaker sir for the opportunity. சார், சமீபத்தில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட டிட்வா புயலின் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் இருக்கின்ற விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக 12,000 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட விளைநிலங்கள் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட, மயிலாடுதுறை பாராளுமன்றத்துக்கு உட்பட்ட, எனது பாராளுமன்றத்துக்கு உட்பட்ட கும்பகோணம், பாபநாசம், திருவிடைமருதூர், மயிலாடுதுறை, பூம்புகார், சீர்காழி போன்ற அத்தனை இடங்களும் நெற்பயிர்களும், கரும்பு நிலங்களும் மற்றும் வாழை நிலங்களும், அனைத்து விதமான பயிர்களும் கடுமையான சேதத்தை ஏற்பட்டு விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தியது. அதனால் நான் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு வைக்கின்ற கோரிக்கை என்னவென்றால், தமிழக அரசாங்கம் தமிழக மக்கள் விவசாயிகளுக்கான நிவாரண நிதியை கொடுத்து அவர்களுக்கான தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று மத்திய அரசாங்கமும் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து குறைந்தபட்சமாக முதல் உதவித்தொகையாக 25,000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசாங்கத்தை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். காவிரி டெல்டா மாவட்டம் என்பது மாரடித்து மாளாது என்று யானை வைத்து போரடித்த காலம்தான் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் प्लीज. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. मैं देश की आधी आबादी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी लाई थी, जिसको पूरे देश के सारे सांसदों ने अपना समर्थन दिया था. 2023 में ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होकर के कानून बन गया, लेकिन अभी तक 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिल रहा. मानवर, मेरी मांग है आपके माध्यम से, ये अभी तत्काल प्रभाव से बिना परिसीमन के इसे तत्काल 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए. धन्यवाद मानवर जी. जी माननीय सदस्य से श्रीमती सुप्रिया सुले जी. थैंक यू सर. सर, पिछले 2 दिन से EPS 95 का एक आंदोलन दिल्ली में हो रहा है. मेरी विनती है भारत सरकार से कि EPS 95 जब मोदी जी की सरकार आई थी, सर आपको याद होगा कि वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता श्री अरुण जेटली जी और आज जो पूना के बीजेपी के पुराने वरिष्ठ, वो उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी, वो उनको मिले थे और उनको वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो EPS 95 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. सर, ये पैसा इन लोगों का है जो पेंशन के रूप में उन्होंने सरकार को दिया था. आज किसी को 200 रुपया, किसी को 500, किसी को 1000. उनको कहा था जब वो पैसा बचा रहे थे, वो किसके लिए सर पैसा बचा रहे थे कि जब वो रिटायर हो उनके हक के स्वाभिमान से जिए. तो मेरी विनती इस सरकार को, मैं बहुत बार विनती कर चुकी हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पैसा कहाँ है, और अगर कहाँ है तो किसी और के लिए आपने खर्चा किया, क्योंकि इनका पेंशन का पैसा है, उनका अधिकार है उस पर. तो ये जो अन्याय EPS 95 जिन्होंने इस देश को इतने साल से मेहनत करके बनाया, तभी तो हम साथ खड़े, तो ये उनके पेंशन का जो अधिकार है वो उनको मिले. तो EPS 95 जो इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उनको इस सरकार ने जो वायदा किया था उसको उनको न्याय मिले. थैंक यू जी. श्री हनुमान वेणुवाल जी. सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एक प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं. सभापति महोदय, राजस्थान के टीबी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस धरती ने अनाज दिया, पानी दिया, जीवन दिया, उसी धरती पर एक ऐसी फैक्ट्री थोपने की कोशिश की जा रही है जो पानी को जहर, हवा को धुआं और मिट्टी को केमिकल बना सकती है.
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ में टीबी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री का अपशिष्ट से मिट्टी और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही भूजल प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। इस क्षेत्र में पहले ही पानी की गंभीर समस्या, ऐसे में औद्योगिक प्रदूषण स्थिति और बिगड़ सकती है। साथ ही रासायनिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले धुएं, गैसों से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर लोगों की राय लिए बिना निर्णय लेना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। सौज महोदय, मैं 1 मिनट, मेरी डिमांड है कि कल 5000 किसान इकट्ठे हुए और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और 50 किसान घायल हुए और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी घायल हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से आता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि राजस्थान में जहां भी किसान पे अत्याचारों में पहले बोलूंगा और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को सदन के अंदर उठाए। कितना बड़ा मामला सभापति महोदय कि कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। गोलियां चली किसानों पे और एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर राजस्थान के हमारे किसी केंद्र के मंत्री का नाम भी आ रहा है। थैंक यू श्री कंवर सिंह। उठाना चाहिए इस मामले को। श्री मैं एक सेकंड साहब, माइक, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि आपका बड़ा दल है, इसलिए आप भी इसको आके और किसानों को न्याय दिलाएं और इस मामले को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उठाए, जो किसानों ने वोट दिया आपको। थैंक यू श्री कंवर सिंह तंवर जी। कंवर सिंह तंवर जी प्लीज। माननीय सभापति जी, धन्यवाद आपका। आपने टाइम कम देने की वजह से मैं अपनी मांग ही रखता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र अमरोहा के लगभग 125 गांवों में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए जिन सड़कों को खोदा गया था, उन्हें अब तक ठीक नहीं कराया गया। इससे ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय जल शक्ति मंत्री, मेरा निवेदन है कि सड़कों को शीघ्रतापूर्व पुनः दुरुस्त कराने की कृपा करें, जिसके ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये वैसे तो काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, लेकिन मैं अपने मंत्री से कहना चाहता हूँ इसको कराएं। धन्यवाद जी। श्री अहमदुल्ला सैयद जी। Speaker sir, for giving me an opportunity to speak. Thank you sir for giving me an opportunity to speak. I represent Lakshadweep, which is a scheduled tribe area and which is socially and economically backward. And in Lakshadweep, sir, in Lakshadweep administration, there are many posts which are vacant, right from health, education, police, fisheries, general administration. Nearly 1,000 plus posts are vacant in the Lakshadweep administration. I request the Ministry of Home Affairs to take note of it, the Government of India to take note of it, Lakshadweep administration to take note of it, because in Lakshadweep, the basic occupation for the islanders is government employee. I don't know for what reason that has been denied. Sir, Lakshadweep, the Minimum Wages Act of 1948 is also not being implemented throughout the country. As per the Minimum Wages Act of 1948, everyone is getting equal and fair pay, but in Lakshadweep that has not been implemented. I request once again through you, sir, that the post should be immediately filled up. And if it is not filled up, it will get lapsed, sir. We should also get a fair and free opportunity like any other place. Thank you, sir. रविंद्र वाइकर। हाँ प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। यह विषय वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 के तहत 1976 में जारी अधिसूचना SRO 150 से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, इस पुरानी अधिसूचना के तहत जू सिग्नलिंग ट्रांसफरिंग स्टेशन में 500 गज में दायरे में इमारती की ऊंचाई 15.24 मीटर तक सीमित कर दी गई है। इसका खामियाजा वहाँ की 200 से अधिक आवासीय निवासी सोसाइटी मोरागांव मछुआरा कॉलोनी को भुगताना पड़ रहा है। मेरी मांग ये है, ये नियम 50 साल पुराना है और आज तकनीकी रूप से अप्रासंगिक हो चुका है। 1976 में सिग्नलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल तरंगों का उपयोग होता था, लेकिन अब जब सैटेलाइट और वर्टिकल सिस्टम ये युग में है जिसमें इमारत की ऊंचाई से कोई बाधा नहीं आती है, अंत सुरक्षा के नाम पर पुनर्विकास रोकना अब तर्क संगत नहीं। मेरी मांग ये है, मेरा माननीय रक्षा मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि हमारी हजारों लोगों की जीवन की रक्षा की प्राथमिकता देते हुए आधुनिक तकनीक के मुद्दे पर SRO 150 अधिसूचना की समीक्षा करे और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दे, ताकि वहां सुरक्षित और नए आवास निर्माण हो सके। धन्यवाद। जू क्षेत्र में डिफेंस एक्ट की सूचना SRO 150 को वापस लेने और हजारों निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने का मैं विनती करता हूं आपके माध्यम से। श्री रॉबर्ट ब्रूस। Speaker sir, people of my constituency Tirunelveli are wholly depending upon the agriculture.
Last week, due to the cyclonic storms and wind, more than 2.5 banana trees were totally damaged in the area of Melacheval, Pranjeri and Pattamadi. I personally visited those areas along with the farmers. More than 188 farmers are struggling because of this heavy damage. Through you, sir, I request the Union government to issue adequate compensation to the farmers and save their lives, sir. Thank you so very much. Okay. Shri Mutti Sandharai ji. Over. आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरे क्षेत्र के लोकसभा के दोनों जिले भिंड और दतिया, दोनों जिलों के छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 10 लाख के करीब है और क्षेत्र के लगनशील एवं मेहनती छात्र देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का मांग करती हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिलों में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं युक्त राष्ट्रीय लाइब्रेरी छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे लाखों छात्रों को उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारियों में सहयोग मिलेगा और एक ही स्थान पर सभी विषयों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करती हूं कि दोनों जिलों में अतिशीघ्र राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाए, जिससे कि छात्रों को लाभ मिले। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री मालविंदर सिंह कांग जी। अवधेश जी बैठिए। अवधेश जी बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। अवधेश जी अपना सीट पे बैठिए। सर मैं एक बहुत ही गंभीर ते साडियां धार्मिक भावनावां नाल जुड़े मुद्दे दा सरकार दा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। सर आने वाली 15 दिसंबर तो लैके एक 10 दिन के अंदर वो ऐसे इतिहासिक दिन है जो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चारे साहिबजादे शहीद हो गए, उन्होंने माता जी शहीद हो गए और 2022 मानयोग प्रधानमंत्री जी और सरकार ने एक फैसला लिया सी कि छोटे साहिबजादे जेडे 7 साल और 9 साल के बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह शहीद होए, उन्होंने नाम से वीर बाल दिवस मनाने का फैसला भारत सरकार ने लिया सी, जिसका असीं स्वागत करते हैं। लेकिन साडियां धार्मिक जड़ियां भावनावां, जिहड़ा साडा धार्मिक परंपरावां, जिहड़ी साडी धार्मिक मर्यादा है, वो उन्होंने बाल नहीं मानते। सर मैं तुहाडे माध्यम नाल भारत सरकार नूं मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं बेनती करना चाहुंदा है कि बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह साडे लई बाल नहीं है, ये बाबे आ। इस करके वीर बाल दिवस जिहड़ा आ ਉਹਦਾ ਨਾਂ बदल के साहिबजादे शहादत दिवस होना चाहिए है और ये पूरी दुनिया 'ਚ एक मैसेज आवे। सो मेरी बेनती है साडियां भावनावां, साडी धार्मिक आस्था नूं ध्यान 'ਚ रखे और प्रधानमंत्री जी वीर बाल दिवस के थां ते साहिबजादे शहादत दिवस जिहड़ा आ ਉਹਦਾ नामकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Sir, thank you, sir. Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Railway Minister. Sir, I am raising this issue 4th time in this August House. Sir, under my parliamentary constituency, Jayanagar, there is a halt station named Matla between Shialda and Canning Line. Since inauguration in the year 2021, people are getting the opportunity of availing very limited train services, sir. In the morning and evening, there is no train halt at Matla. So students of different schools and colleges, employees of different sectors, vendors have to travel long to reach the next station to catch their train, which lead to increase their daily expenses. Sir, I would like to request the Honorable Railway Minister to add 2 more train halts in the morning, up train halts in the morning 7:23 and 5:10, and 2 more train halts, down train halts in the evening, 4:35 and 5:52. Sir, for the greater interest of the local people, it is my humble request to the Honorable Railway Minister, kindly consider my request and take necessary action at the earliest. Thank you. Thank you, sir. प्रशांत परोले जी। प्रशांत परोले जी, जी प्लीज स्टार्ट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे क्षेत्र में पुनर्वसन से ग्रसित लोगों का दर्द साझा करना चाहता हूं।
चाहे वो गोसेखुर डैम से हो, चाहे वो फॉरेस्ट के नए स्कीमे के कारण हो, या फिर बाढ़ में नदी के झरन से जो जमीन गई है उसके कारण हो। 40 साल से गोसेखुर डैम की तकलीफें हमारे लोगों को हो रही है, चाहे करजखेड़ा गांव हो, कारदा गांव हो। साहब, आपसे विनंती करता हूं कि आप वहां पे जाके देखिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। घर पूरा टूटा हुआ है, हल्की सी बारिश होती है तो सांप बिच्छू वहां पे आने लगते हैं। साहब, आज उनको रहने के लिए जगह नहीं है, लाइट नहीं है, आज उनको नए प्लॉट नहीं है, जिसके कारण घरकुल की योजना उनको मिल नहीं रही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि श्रीराम नगर जो गांव है या कालीमाती गांव है, उनको 14 साल का वनवास हुआ है, उनकी तकलीफें और उनको जमीन दी जाए। वो भूमिहीन किसान है और ट्राइबल है, एसटी समाज के हैं, उनको जमीन दी जाए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनकी तकलीफें आप हर लीजिए और आप फडणवीस जी को, हमारे मुख्यमंत्री है, उनको निर्देश दीजिए कि उनकी तकलीफें जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। नहीं तो फिर मैं विनती करता हूं उनसे कि मुख्यमंत्री आप बदल दीजिए। धन्यवाद। राजीव राजी। धन्यवाद साहब, मुझे मौका देने के लिए। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा के मधुबन इलाके के, मधुबन विधानसभा के देवारांचल के, देवारा क्षेत्र के बड़ी पीड़ादायक विभत्स स्थिति का कराना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मोहन सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, जो देवरिया से हमारे क्षेत्र को जोड़ता 1.2 किलोमीटर का पुल था, जिसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तब से बंद कर दिया गया और 1.2 किलोमीटर का पुल का निर्माण न होने की वजह से 40 किलोमीटर लोगों को घूमकर जाना पड़ता है और हर साल बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब तक 2020 में मैं जहां खड़ा होकर राहत सामग्री दे रहा था, वो सारे गांव जलमग्न हो चुके, न जाने कितने लोग मर चुके, कितने गांव जा चुके। सर, समस्या बोलूंगा तब तो मांग आएगा। समस्या बोलने के लिए नहीं, अभी मांग रखिए। और उस गांव में बिनटोलिया, हाटा, जलावा, दाड़ी, कुरिया, धर्मपुर, तकलवा सहित लगभग 70 पूर्वे विलीन हो चुके हैं। मेरी आपसे मांग है कि उस पुल का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। जिनका जान माल का नुकसान हुआ इतने सालों में 19 के बाद, उनको समुचित मुआवजा दिया जाए। उस इलाके में प्रधानमंत्री रास्ता भी नहीं है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कों को दिया था, उनको पूरा किया जाए। उस इलाके को शुरू कीजिए। सर, सध्या महाराष्ट्रामध्ये, मराठवाड्यामध्ये आणि त्याचबरोबर माझ्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये नाफेड व CCIच्या वतीने सोयाबीन व कापूस खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत आहे। पण नाफेडने जे डागलेले धबेदार सोयाबीन आहे त्याची मर्यादा 5% 3% करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। पहिलंच यावर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली आहे, प्रचंड प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। खाजगी व्यापारी 4700चा भाव असताना भाव पाडून 4300चा भाव करत आहेत। बऱ्याच CCI केंद्रावर शेतकऱ्यांना कापूस खरेदी केंद्रावर वापस करत आहेत, कारण 7/12वर कापसाची नोंद आणा म्हणून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सांगत आहेत। तरी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करू इच्छितो की आपण CCI आणि नाफेडच्या ज्या जाचकाठी आहेत त्या रद्द कराव्यात आणि शेतकऱ्यांना नाफेड आणि CCIचा जो खरेदी आहे तो सुलभ करावा। धन्यवाद जी। श्री अनिल फिरोजिया जी। अनिल फिरोजिया जी। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन, माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उज्जैन शांति बनी जी की नगरी है और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा अध्ययन करा है। वो हमने उनसे मांग करी है कि हमारे यहाँ एक सैनिक स्कूल की सख्त आवश्यकता है। कृपया कर वो उज्जैन में एक सैनिक स्कूल दे दें तो बड़ी कृपा होगी। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्री डीन कुरियाकोस जी। डीन कुरियाकोस। Sir, the primary amoebic diseases, that is commonly known PAM, popularly known as the brain-eating amoeba, has spread all over Kerala at an alarming rate. What was once considered
a rare disease globally has now turned into a nightmare for parents in Kerala, sir. Sir, in the last few months alone, we have seen over 60 confirmed cases and nearly 20 tragic deaths, mostly children and teenagers. The fatality rate is over 90%. Sir, the scientific reports indicate that climate change is warming over freshwater bodies, turning them into breeding grounds for this lethal amoeba. This is no longer just a state subject, it is a climate-driven biological disaster, sir. Sir, while the state government has done their best with one health approach, we desperately need central support. Sir, I demand specifically here, dispatch a central expert team from the NCDC immediately to study why Kerala has become a hotspot for these communicable diseases. Sir, secondly, ensure the supply of life-saving medicines. And thirdly, sir, direct the ICMR to initiate an urgent research to take up a study about this matter. माननीय सदस्य श्री बी महताब जी, पटोरी महताब जी। हाँ। Thank you, sir. Thank you. What a surprise. Sir, it is a universally acknowledged fact that libraries serve as vital public spaces for learning and knowledge sharing. In the present digital age, it is imperative to ensure that such knowledge resources are easily accessible to all. With this vision, the state government of Odisha has initiated plans to establish digital libraries in every district, thereby democratizing access to learning and bridging educational gaps. For the successful implementation of this transformative initiative, I urge upon the Union government to extend its support by making adequate financial provisions. Such assistance will not only strengthen the infrastructure of public learning, but also empower citizens with the tools of knowledge essentials for national progress. Thank you, sir. Thank you. Sri Suresh Kashyap ji. हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर वर्ष भर पर्यटक आते हैं। यहाँ एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ छोटा हवाई जहाज़ ATR 42 उसकी उड़ानें चलती हैं, लेकिन पिछले नवंबर माह से ये उड़ान बंद है और इसका कारण भी मालूम नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी से कि इस फ्लाइट को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि पर्यटकों को जो परेशानी हो रही है ये दिक्कत पर्यटकों को ना आए और सुचारू रूप से ये फ्लाइट चलेगी तो पर्यटक भी आराम से आ जा सकेंगे। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री उमेश भाई पटेल जी। उमेश भाई माइक सर, माइक। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पाकिस्तानी जेल में बंद हमारे भारतीय मछुआरों की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय जी, जानकारी के अनुसार अभी भी 209 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की जेल में कैद है। इसमें से 134 मछुआरे गुजरात के और 34 मछुआरे मेरे संसदीय क्षेत्र दमन दीव के हैं, जो वर्षों से जेल में पाकिस्तान की जेल में पीड़ा झेल रहे हैं। महोदय जी, हमारे मछुआरे मछली पकड़ते समय पकड़े गए थे। पाकिस्तान में कैद मछुआरों की शारीरिक स्थिति बहुत ही दयनीय है होने के समाचार उनके परिवार को मिलते हैं। इन बीमारियों में कुछ तो गंभीर बीमार हुए हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों के में काफी सारे लोगों की जेल की सजा भी समाप्त हो चुकी है। हमने इस विषय पर लगभग 1 साल पहले मुद्दा उठाया था, तभी भी आश्वासन मिला था, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इस विषय पर भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी मछुआरों को शीघ्र रिहाई सुरक्षित की जाए, स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में ऐसी अनचाही गिरफ्तारी को रोकने के लिए समुद्री सीमा की स्पष्ट पहचान, GPS उपकरणों के अनिवार्य उपयोग, तटरक्षक बल की सतत निगरानी जैसे ठोस कदम उठाए जाए। हमारे मछुआरे देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हैं, तिरसा कन्या और हमारी सबकी जवाबदेही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की एक महत्वपूर्ण कृषि नीति है जो
किसानों का समर्थन करती है, देश में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए हुए एमएसपी का किसानों के प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में बिचौलियों द्वारा मक्के की कीमतों में गिरावट का फायदा उठाया जा रहा है। किसान का मक्का बाजार में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। इसलिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह किसानों की उनकी मेहनत का निश्चित और उचित दाम दिलाते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में भी मक्का उगाने में और जो माननीय मोदी जी ने श्री अन्न की योजना बनाई है उसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार एमएसपी पर खरीदे मक्का के उपयोग खाद्य आपूर्ति के साथ इथेनॉल उत्पादन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकती है। शुगर मिलों में गन्ना किसानों से की जा रही अतिरिक्त कटौती को बंद किया जाए और भुगतान की समय सीमा तय किया जाए। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सोयाबीन पर भावांतर दिया, और साथ में मूंग की खरीदी में केंद्र और राज्य दोनों को धन्यवाद देता हूं, और साथ में धान पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और आगे भी चना और गेहूं की सुनिश्चित खरीदी एमएसपी पर की जाए। धन्यवाद। On November 30th, there was a head-on collision between two state transport corporation buses in a place called Nachiapuram, which is in my constituency, Sivaganga. 12 people died, including both the drivers, and 40 people were hurt. And one of them was a young engineering student called Diana, who's from a economically weaker section, sir. Sir, this is not a rare occurrence. In India, annually, we have more than 172,000 deaths in road accidents. In fact, this statistic is from 2023. We don't have the current day statistics. What it means, sir, is that 461 people die every day in India in road accidents, which means it's like almost having 2 air crashes every day. One air crash happened and it was such a big news. Think about it. There are 2 air crashes happening on our roads every day. In order to reduce this, and there are many reasons why these accidents are happening, sir, head-on collision, overspeeding, non-compliance with the rules, poor infrastructure. And one of the main reasons also is, sir, is the skill deficit of the drivers. I'm asking through you, the Ministry of Road Transport and Highways, strengthen the norms by which they give licenses, that, more tests must be done. And this liberal idea of giving licenses should stop, and they must do an eye test, reflex test, and they must even see whether there is any kind of substance abuse or substance abuse is there with these drivers, and we must strengthen it, sir. Our country cannot afford to have more than 2 lakh deaths annually in road accidents. Thank you very much, sir. Thank you. Sri Kamakhya Prasad Tasa ji. बहुत आभारी हूँ मेरे को बोलने के मौका दिया। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं आसाम में भी देखा है सर, कैंसर और किडनी का बीमारी जो बढ़ रहा है, इसके लिए असम सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। मुख्यमंत्री जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट 19 कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, लेकिन ये बीमार होने का बाद इसको ट्रीटमेंट करने का व्यवस्था है। मैं सर मेरा जो हम लोग एक एड देते हैं एमपी फंड्स जो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर देखा है आउट ऑफ 150 ऑलमोस्ट 50% किडनी और कैंसर से पीड़ित है। इसीलिए ये कैंसर पीड़ित में मैं देखा वहाँ पर टबाको यूज़ करने का भी आदमी है और नए यूज़ करके कैंसर में पीड़ित होने का भी आदमी दिखाई जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या जो मेरे हिसाब से सब्जियों में और पानियों में, इवन चावल में ये कॉन्टामिनेटेड है केमिकल पार्टिकल्स। सो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्या थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका पूरा जांच किया जाए, वेजिटेबल्स का केमिकल कंपोनेंट्स का टेस्ट किया जाए और उसका रिपोर्ट लेकर उसको बैन भी किया जाए, उसका व्यवस्था लिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री राजकुमार रोज जी। राजकुमार रोज जी नहीं। श्री हरेंद्र मलिक जी। हरेंद्र मलिक जी पहले ही। धन्यवाद सर। मेरा लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। वहाँ से हजारों लोग रोजाना दिल्ली कारोबार के लिए आते हैं, रोजी रोटी का मामला है। परंतु कोरोना काल में जिन ट्रेनों को कोरोना का बहाना लेकर के दोराड़ा, सकोती, खतौली और इसमें रोहाना कला में जिनका स्टॉपेज खत्म किया था, आज तक उनका स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानी है।
मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन मॉडल रेलवे स्टेशन है, परंतु वहाँ स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं है और मुजफ्फरनगर पूरब को पश्चिमी मुजफ्फरनगर में जाने के लिए, मंडी क्षेत्र में शहर क्षेत्र को जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। मैंने माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मंत्री से भी अनुरोध किया था कि मान्यवर मैं बात तो कह लूँ, 1 मिनट आप, माननीय मंत्री से अनुरोध किया था फुट ओवर ब्रिज बन जाए, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाने में रोज दुर्घटनाएं होती है। हमारी पुरानी मांग है कि ये पानीपत से मेरठ रेलवे लाइन बनाई जाए, उसकी सर्वे भी करा लिया इन्होंने, DPR भी बनी है, परंतु उसका काम नहीं हो पाया। और मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए वहाँ स्टेशन पर एक्सीलेटर जरूर लगवाया जाए, स्वचालित सीढ़ियाँ लगवाई जाए और उसको साफ सफाई का उसे आधुनिकता कराया जाए। धन्यवाद जी। श्री रवि किसान जी।